न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले से भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों की विदाई। टीम मैनेजमेंट का बड़ा फैसला न्यूजीलैंड के लिए आफत लेकर के आई। क्या है पूरी कहानी और कैसे भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड के अब पसीने छूटने लगे हैं। कैसे अब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के खिलाफ में हमला कर पाएगी और कैसे टीम इंडिया से हारने से बचेगी, ये पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला लगभग 48 घंटे से भी अब कम का वक्त रह गया है। पुणे के मैदान पर खेला जाना है। पिच को लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं कि पिच ऐसा होगा, पिच वैसा होगा, इस तरीके से खेलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे जैसी भी पिच खेले, टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी बेहतर होना चाहिए। कंडीशन से लेकर कॉम्बिनेशन तक अगर आपका सब कुछ बेहतर रहा तभी आप टेस्ट मैच जीत पाएंगे। और इसी को लेकर के पुणे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने कुछ फैसले किए हैं और उसमें 3 खिलाड़ियों पर गाज गिरती नजर आ रही है और वो खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम में दूसरे टेस्ट मैच में नजर नहीं आने वाले हैं। कैसे न्यूजीलैंड की टीम को भी अब परेशानी होगी पुणे टेस्ट मुकाबले में और किस तरीके की रणनीति उनकी बनानी है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पुणे टेस्ट मुकाबले की जो पिच तैयार की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि यह विकेट जो है वो हल्का सा फ्लैटिश होगा, हल्का सा स्लो टर्नर होगा, लो एंड स्लो रहने की इसकी पूरी उम्मीद है। यानी कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में जितनी उछाल आपको देखने को मिली थी, ओवरकास्ट कंडीशन में जो स्विंग देखने को मिला था तेज गेंदबाजों का, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा यहां तक हो सकता है कि न्यूजीलैंड भी जो है 3 पेसर के बजाय 2 ही पेसर के साथ खेले। लेकिन टीम इंडिया से 3 खिलाड़ियों की विदाई होती नजर आ रही है। जहां तक बात करें, टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी अगर देखा जाए तो जो असिस्टेंट कोच थे वो भी आए थे, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर ही बातचीत की थी। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रहा है वो ये है कि भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में जो हार झेली है और उनके जो वजह रही है हार झेलने में, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात हो रही है। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से बातें कही गई, शुभमन गिल पहला टेस्ट मैच खेले नहीं, लेकिन खुद असिस्टेंट कोच ने यह बात साबित कर दिया और कह दिया कि हां वो बिल्कुल फिट है, शुभमन गिल जो है वो सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे। अब शुभमन गिल की तो एंट्री टीम के अंदर में हो रही है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि ऋषभ पंत भी बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी कि ऋषभ पंत भी आपके बिल्कुल फिट एंड फाइन है, यानी वो भी जो है वो टेस्ट मुकाबला दूसरा खेलेंगे। पुणे के मैदान पर जिस तरीके की पिच तैयार की जा रही है और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पास भी अगर हम स्पिन आक्रमण की बात करें तो एजाज पटेल टीम में है, मिचेल सैंटनर बेंच पर थे, तो हो सकता है कि इस सूखी विकेट पर जो है मिचेल सैंटनर को भी टीम खिलाए एक पेसर को ड्रॉप करके। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए भी चुनौती यह है कि वो पेसर कौन होगा। क्या वो मैट हेनरी ड्रॉप होंगे, क्या वो टिम साउदी ड्रॉप होंगे, या फिर ड्रॉप होंगे विलियम उर्की। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को लगभग तय कर चुकी है कि किन खिलाड़ियों को पहले टेस्ट मैच के बाद इस टेस्ट मैच से बाहर करना है। वो 3 खिलाड़ियों के नाम आपको हम बताने जा रहे हैं जो इस टेस्ट मैच से बाहर होते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आ रहा है केएल राहुल का। अब केएल राहुल का नाम क्यों आ रहा है? हालांकि मैनेजमेंट में ही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केएल राहुल को अभी एक मौका और देना चाहिए। अब केएल राहुल को एक मौका और अगर मिलता है तो फिर किसी ना किसी डिजर्विंग प्लेयर को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। पहले यह भी कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत अगर चोटिल रहते हैं तो ऋषभ पंत की जगह विकेट कीपिंग ग्लव्स थाम करके केएल राहुल जो है वो खेलते नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका में अपनी जगह पक्की करने के लिए ग्लव्स थामे थे, वही केएल राहुल भारत में जब इंग्लैंड की टीम आई थी उस टाइम पर उन्होंने विकेट कीपिंग करने से इनकार कर दिया था। नतीजा केएस भरत को टीम में लाया गया और उसके बाद ध्रुव जुरेल आए टीम के अंदर में। जुरेल रन बनाने के बावजूद बेंच पर बैठे रहे। सरफराज को भी मौका इसलिए मिल पाया क्योंकि गिल जो है चोटिल थे और सरफराज खान ने अब चूंकि 150 की पारी खेल दी है, तो अब ऐसे में अगर आप एक और मौका केएल राहुल को देते हैं, ये जानते हुए कि ऋषभ पंत भी फिट हैं, वो भी खेलेंगे और गिल भी वापस आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बल्लेबाज अगर वापस आएंगे तो बल्लेबाज को ही बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या मैनेजमेंट इस बात का रिस्क लेगी कि सरफराज को बाहर बिठा करके केएल को एक और मौका दिया जाए, या मैनेजमेंट जो है वो तय कर चुकी है कि नहीं, केएल राहुल को ही अब बेंच गर्म करना पड़ेगा और सरफराज परमानेंट मेंबर के तौर पर खेलेंगे? जहां तक मेरा मानना है सरफराज खान को मौका मिलता बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि सरफराज खान ने ना सिर्फ 150 की पारी खेली है बल्कि उन्होंने उस समय वो पारी खेली है जब भारतीय टीम पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था। तो ऐसे में पहला जो खिलाड़ी बाहर हो रहा है टीम से वो होंगे केएल राहुल, और शायद ये उनके करियर का भी आखिरी टेस्ट मुकाबला हो चुका है बेंगलुरु में, और यह भी हो सकता है कि अब मौका मिलना उनके लिए मुश्किल ज्यादा नजर आएगा।
दूसरे प्लेयर के तौर पर अगर बात करें तो दूसरा जो टीम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर पर है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज पिछले 2-3 सालों से लगातार टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस उनका गिरता चला जा रहा है। लिमिटेड ओवर्स की अगर हम बात करें तो एशिया कप फाइनल जो श्रीलंका के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस था उसको अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस सिराज का आया नहीं है। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आकाशदीप ने परफॉर्मेंस किया है टीम इंडिया के लिए, आकाशदीप फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं मोहम्मद सिराज को रिप्लेस करके बुमराह का साथ देने के लिए, क्योंकि आकाशदीप ने दिलीप ट्रॉफी में भी 9 विकेट निकाले थे एक मैच के अंदर में। उसके बाद टीम इंडिया के लिए जब बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला तो बल्ले से भी योगदान दिया, विकेट्स भी निकाल कर देते हैं, अच्छी खासी गति से गेंदबाजी भी करते हैं और इस वक्त वो फॉर्म में भी हैं। तो दूसरा परिवर्तन यह होगा कि सिराज की जगह पर आकाशदीप को टीम में रखा जाएगा। अब मैनेजमेंट को यह तय करना है कि पुणे के मैदान पर 3 पेसर या 2 स्पिनर। ऐसा लग रहा है कि जो ये विकेट तैयार की गई है उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ उतरेगी और 2 पेसर के साथ उतरेगी और 2 पेसर में बुमराह का साथ देंगे इस बार आकाशदीप, ना कि मोहम्मद सिराज। रही बात कि आखिरकार स्पिनर 3 जो होंगे तो ऐसे में सबका ये मानना है कि 3 स्पिनर में वही जड्डू, अश्विन और कुलदीप होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है अंदर खाने की वो ये है कि जड्डू तो खेलेंगे लेकिन अश्विन, कुलदीप यादव में से कोई एक प्लेयर बाहर बैठेगा और उनकी जगह पर संभावना ये हो सकती है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका दे दिया जाए। अब इसमें एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि अश्विन शायद अनफिट नजर आ रहे हैं। अब अनफिट है या नहीं है ये तो खैर वक्त बताएगा, और अगर ऐसा है भी तो शायद आप अश्विन की जगह सुंदर को खेलते देखेंगे या फिर टीम मैनेजमेंट कुछ और भी राह अपना सकती है जहां पर वो कर सकती है ऐसा काम किया कुलदीप यादव की जगह पर सुंदर को खिला ले। सुंदर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अब ये भी तमिलनाडु के लिए दिल्ली के खिलाफ उन्होंने नंबर 3 पर आकर 152 की पारी खेली, दोनों पारियों में 3+ विकेट्स निकाले। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खराब परिस्थितियों में भी रन बनाने का अनुभव उनके पास में था और वो अनुभव यहां पर भी वो डालते नजर आ सकते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट का कॉल होगा कि किसको बाहर किया जाएगा। हालांकि अश्विन के बारे में बता दूं, जो उनका फिटनेस की बात हो रही है, अभी तक ऐसा कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि अश्विन अनफिट हैं कि नहीं है। हालांकि उनको गेंदबाजी ना देना दूसरी पारी में और बहुत देर लेकर के आना, कप्तान रोहित शर्मा की क्या रणनीति थी ये मालूम नहीं, क्योंकि बतौर 5वें गेंदबाज अश्विन को लाया गया था, जबकि अश्विन की गेंदें लगातार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में तंग करती नजर आई। अगर रन और होते तो शायद यही अश्विन सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आते। तो अब देखना यह होगा कि कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्या बदलाव करते हैं। लेकिन जो ये 3 बदलाव हैं ये बिल्कुल तय नजर आ रहे हैं। 3 खिलाड़ी जो जाएंगे, केएल राहुल आउट, शुभमन गिल इन, मोहम्मद सिराज आउट, आकाशदीप इन, 3-2 ये हो गए और तीसरा एक स्पिनर जाएगा, दूसरा स्पिनर जो टीम में आएगा। क्या ऐसा होगा? और नहीं होता है तो फिर सर आपके कुलदीप यादव, अश्विन और जड्डू, ये तीनों प्लेयर आपको खेलते नजर आएंगे। तो ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस रणनीति के साथ उतरती है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल ये है कि विलियमसन नहीं खेल रहे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके पास अब उनको नए प्रयोग के साथ उतरना पड़ेगा। और जो उनकी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, आक्रमण धारदार नजर आई थी भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, शायद वो धार पुणे के मैदान पर नजर ना आए और भारतीय टीम भी 46 पर ऑल आउट होने के बाद अब संयम के साथ खेलती नजर आएगी और एक तगड़ा जवाब, मुंहतोड़ जवाब न्यूजीलैंड को देने के लिए तैयार नजर आ रही है। आपको क्या लगता है टीम में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।